हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, टेक्नीशियन जो कि ग्रेड थर्ड 2024 दोस्तों, आज जो कि 14 दिसंबर है और आज के पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट का क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं किस प्रकार से आज का लेवल रहा। दोस्तों बेसिकली आज तक क्वेश्चन ज़्यादा मिल नहीं पाया, लेकिन दोस्तों मेरे दोस्त जितने भी 29 और 30 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं दोस्तों, यकीन मानिए आपके लिए इस क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों आइए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आप सभी के बीच जिस प्रकार से आज का लेवल रहा, आज का पेपर रहा है ना, कम समय में आपके लिए मैं देखता हूँ, है ना। तो दोस्तों देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, पहला क्वेश्चन की बात करूँ, तो उसमें से पूछा गया कि यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का जो 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था, जिसमें से मैंने इंग्लिश से भी लाया गया कि वेयर वाज द 46th सीजन ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज यानी कि कमेटी हेल्ड। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो भारत है ना, भारत में ही 46वां सत्र जो कि यूनेस्को का आयोजित किया गया था। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि भारत में 21 से लेकर 31 जुलाई 2024 तक पहली बार विश्व धरोहर समिति की बैठक के 46वें सत्र की मेज़बानी किया था। दोस्तों वर्ल्ड हेरिटेज से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं आपके एग्जाम में और क्या क्या वर्ल्ड हेरिटेज से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोस्तों इसी तरह से अगर मैं बात करूं दोस्तों कि अजंता की गुफाएं अगर कहाँ है, तो औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में। और अगर मैं बात करूं कि अजंता की गुफाएं जो कि कब शामिल हुआ था, तो 1983 में। दोस्तों अगर आगरा की किला में बात करूं दोस्तों, तो ये आगरा के उत्तर प्रदेश में है और ये भी जो कि यूनेस्को में 1983 में शामिल हुआ था। दोस्तों वहीं ताजमहल की बात करूं, ये भी आगरा उत्तर प्रदेश में है और ये भी 1983 में शामिल हुआ था। और एलोरा की जो गुफाएं हैं ये बेसिकली महाराष्ट्र में है और ये भी आपके 1983 में जो कि यूनेस्को में शामिल हुआ। दोस्तों आपके एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आने वाले शिफ्टों में पूछा जाएगा दोस्तों। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वर्ल्ड हेरिटेज जितने भी हैं उन सभी से क्वेश्चन आप सबसे रिक्वेस्ट है आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो दोस्तों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन आपके एग्जाम में किस प्रकार से देखा गया कि 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी कौन बन गए हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा अर्जुन एरिगेसी। एरिगेसी जो है ना, जो 2800 एलो रेटिंग हासिल करने वाले दूसरे भारतीय जो कि शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। दोस्तों अभी आपके एग्जाम में डी गुकेश से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिन्होंने अभी चाइना को हरा के अपना डी गुकेश जो कि शतरंज में जो कि चैंपियन बने हैं ना दोस्तों। अगर मैं बात करूं दोस्तों कि ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगेसी शास्त्रीय शतरंज में 2800 एलो रेटिंग अंक हासिल करने वाले दूसरे भारतीय शतरंज खिलाड़ी बने और दुनिया के 16वें खिलाड़ी बन गए। इसी घोषणा अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महा जो संघ है ना, फिडे ने 1 नवंबर 2024 को सोशल मीडिया में पेस्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि श्वास नली किसके कारण नियंत्रित होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा श्वेता तंत्रिका तंत्र द्वारा श्वास नली जो कि नियंत्रित होता है। अगर मैं बात करूं कि श्वास लेने की प्रक्रिया का नियंत्रण श्वेता तंत्रिका तंत्र और ओनोमेटिक नर्वस सिस्टम द्वारा जो कि किया जाता है। दोस्तों ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन देखने को मिला दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है दोस्तों, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है हमारे इस चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहे, है ना। अगर बात करें कि श्वेता तंत्रिका तंत्र को अनैच्छिक तंत्रिका तंत्र भी कहा जाता है और ये आपको पॉइंट याद रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में वेग, त्वरण और चाल किस प्रकार रहेगी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि त्वरण एक समान और नियंत्रण होता है, वेग समय के साथ बढ़ता है और चाल वेग का परिणाम होता है जो समय के साथ बढ़ता है। और बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा। आप दोस्तों इसी लेवल के अनुसार, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट हूँ अधिक आपके साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपके टेक्नीशियन में, तो आने वाले शिफ्टों में भी इसी तरह से लेवल देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि क्वेश्चन आप आराम से इसको देख लीजिएगा कि स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं में वेग जो कि त्वरण और चाल किस प्रकार रहती है, जिसमें से ये मैंने बताया कि त्वरण एक समान और नियंत्रण होता है, वेग समय के साथ बढ़ती है और जो कि चाल वेग का परिणाम होता है और जो कि समय के साथ बढ़ता भी है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन किस प्रकार से देखने को मिला दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि पाइरूवेट में कितना कार्बन होते हैं, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि 3 जो कार्बन होता है ना, सो पाइरूवेट में होता है। पाइरूवेट में 3 कार्बन जो कि परमाणु होते हैं। पाइरूवेट एक कार्बनिक अणु है जो यानी कि ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा ग्लूकोज के टूटने से बनता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनका फुल फॉर्म, तो C3H4O3 होता है, जो कि इसको भी आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। पाइरूवेट जीवों के भीतर यानी संश्लेषण और विघटन दोनों की अहम भूमिका निभाता है, जो कि पाइरूवेट से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आज के शिफ्टों में देखने को मिला दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गर्मी में हमें सूती कपड़े क्यों पहनना चाहिए दोस्तों। अगर बात किया जाए कि गर्मी में हमें सूती कपड़ा इसलिए पहनना चाहिए कि पानी का अच्छा जो कि अवशोषक होता है, और इन्हीं के लिए हमें गर्मी में जो कि सूती कपड़े पहनने चाहिए। और दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हमारे चैनल को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही अगर हो सके तो हमारे चैनल के साथ आप ज़रूर जुड़िएगा सब्सक्राइब के माध्यम से, है ना दोस्तों। तो दोस्तों आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन और भी किस प्रकार से पूछा गया था। बात किया जाए दोस्तों कि मिश्रण का बनाना और यौगिक का बनना कैसा परिवर्तन है, तो इस क्वेश्चन का अगर इंग्लिश की मैं बात करूँ तो व्हाट आर द चेंज इन द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि मिश्रण का बनाना एक प्रकार से जो कि भौतिक अभिक्रिया जो कि फिजिकल चेंजिंग है, और जबकि यौगिक का बनाना है दोस्तों एक रासायनिक परिवर्तन है। बोल रहा है ना कि द फॉर्मेशन ऑफ अ मिक्सचर इज अ फिजिकल चेंज, यानी कि वेयर एज द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड एज अ केमिकल रेंज चेंज आ जाएगा। तो दोस्तों अन्य मिश्रण का बनाना और यौगिक का बनाना आपसे क्वेश्चन देखने को मिला, तो इस क्वेश्चन का बेसिकली ये आंसर है, आप आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दाब बढ़ाने और दाब को घटाने से क्या होता है, कि व्हाट हैपेंस व्हेन द प्रेशर इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि किसी वस्तु को दाब घटाने पर वस्तु का जो क्वथनांक कम हो जाता है, वहीं अगर दाब दोस्तों अगर बढ़ाने पर क्या होता है, तो क्वथनांक बढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का इंग्लिश फॉर्मेट में दिया गया कि एज द प्रेशर ऑन एन ऑब्जेक्ट यानी डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि ऑफ द ऑब्जेक्ट डिक्रीज एट द सेम टाइम द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज एज अ प्रेशर इंक्रीजेज आ जाएगा, है ना। तो क्वेश्चन देखने को मिला कि दाब बढ़ाने और घटाने से क्या होता है। मैं कह रहा हूँ ना दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए साइंस से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, और साइंस से बहुत क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके करंट से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आपके साथ ही कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों। मैं आपको बोल रहा हूँ कि हिस्ट्री पॉलिटी इन सभी से अभी जो एग्ज़ाम हो रहा है उनमें से क्वेश्चन देखने को कम मिल रहा है ना। तो थोड़ा इन सब क्वेश्चन पे आप ज़्यादा फोकस करें दोस्तों, आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बात करें कि जो दाब है ना, प्रेशर बढ़ाने या घटाने का प्रभाव किसी पदार्थ के भौतिक और रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है। यह प्रभाव जो कि मुख्यतः पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव, गैस या उन पर क्रिया करने वाली स्थितियों पर जो कि निर्भर करता है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोशिका झिल्ली का जो कि मुख्य कार्य क्या है, कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ द सेल मेंबर। तो इस क्वेश्चन आंसर आ जाएगा कि कोशिका में पदार्थों के प्रवेश व निष्कासन को जो नियंत्रण रखता होता है ना, उसी को कोशिका झिल्ली का जो कि मुख्य कार्य कहा जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के आगे, और आपके जो कि पूछा गया कि दाब की इकाई जो कि क्या है, यानी कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पास्कल, कि जो दाब की इकाई होता है ना, सो पास्कल होता है। अगर मैं बात करूं कि पास्कल जो दाब के लिए यानी कि एसआई जो प्रणाली का मूल इकाई पास्कल होता है। अगर मैं बात करूं जो न्यूटन पर मीटर यानी कि स्क्वायर, यानी कि जहां न्यूटन किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर होता है दोस्तों, पास्कल एक बहुत छोटी सी दाब इकाई है। उदाहरण के लिए मानव वायुमंडलीय दाब जो कि इतना परम है। वहीं अगर मैं बात करूं कि दाब का सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाली इकाई पीए जो कि यानी कि किलो पास्कल और मेगा पास्कल और साई पाउंड प्रति यानी इंच के जो कि बराबर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हो दोस्तों, और क्या आपके एग्जाम को देखने को मिला, हाइड्रोजन की शक्ति का उपयोग किस तरह से किया जाता है। हाउ इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि हार्नेडस। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन कोशिकाओं में बिजली, गर्मी और शक्ति
पैदा करने के लिए किया जाता है। वैसे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर बात करूँ कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल वाहनों को चलाने के लिए ईंधन के रूप में भी किया जाता है। और अगर मैं बात करूँ कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल औद्योगिक प्रक्रिया में भी किया जाता है। दोस्तों बेसिकली हाइड्रोजन की शक्तियों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, तो ये आंसर आ जाएगा कि हाइड्रोजन का इस्तेमाल ईंधन कोशिकाओं में बिजली, गर्मी और शक्ति पैदा करने के लिए किया जाता है। और इनका और भी मैंने रूप बताया कि इसमें से रॉकेट ईंधन में भी किया जाता है, वाहन चलाने में भी इस ईंधन का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोजन ईंधन का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी अपने लिंग बदल सकता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा घेंगा। घेंगा जो सो अपने लिंग बदल सकता है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ इस क्वेश्चन का आंसर, तो जो कि घेंगा अपना लिंग बदल सकता है। और इसमें से और भी आपके जो कि एग्जाम्पल के रूप में दिया गया, आप इसको आराम से पढ़ लीजिएगा दोस्तों, है ना। तो बायोलॉजी से हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री से हो गया, इन सब से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला। तेलों का हाइड्रोजनीकरण कौन सा क्रिया है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ यानी कि हाइड्रोजनीकरण ऑफ ऑयल, रासायनिक जो कि क्रिया है। तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण है ना, सो एक प्रकार से रासायनिक क्रिया है। बात करें कि तेलों का जो हाइड्रोजनीकरण एक रासायनिक क्रिया है जिसमें तरल असंतृप्त वसा जैसे वनस्पति तेल को ठोस या अर्ध जो ठोस यानी संतृप्त वसा जैसे घी या अन्य मार्जीकरण में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। बात करते हैं कि राज्य जो पुनर्गठन अधिनियम आया 1956 के तहत 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, जो कि उसमें से अगर मैं बात करूं दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश। दोस्तों अगर मैं बात करूं कि इस जो अधिनियम आया था ना, उस समय 14 राज्य जो कि बनाया गया था। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उस समय 6 केंद्र शासित भी बनाया गया था। दोस्तों बेसिकली जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 आया था, उस समय उन्होंने क्या बात किया था कि 14 जो कि राज्य और 3 केंद्र शासित बनाया जाना चाहिए, लेकिन बाद में 6 केंद्र शासित प्रदेश और 16 राज्य को गठन किया गया था। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि जो दाना चक्रवात का नाम किस देश ने दिया था, तो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो नाम है ना, सो कतर ने दिया था। और जो दाना चक्रवात है ना, एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है उदारता के लिए दाना चक्रवात, जो कि कतर के द्वारा दिया गया था। दोस्तों अनुच्छेद 51 भी किससे संबंधित है, राज्य राष्ट्रों के बीच उचित और सम्मानजनक में संबंध बनाए रखेगा। 51 दोस्तों मैं अभी से 2 3 4 5 क्वेश्चन जो मैंने आपकी पिछला एग्जाम हुआ था उनसे जो कि मैंने उठा के लाया हूँ, ताकि आपके 28 और 29 जो तारीख दिसंबर है ना, उनके लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। बाकी बात आज के जो मुझे 10 से 15 क्वेश्चन मिल पाया मैंने आपके लिए लाया, लेकिन जो क्वेश्चन और भी मैंने लाया हूँ आपके प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछा गया था, अभी जो आपके जेई का एग्जाम हुआ, अभी जेई आपके जो ग्रेड 1 का एग्जाम हुआ, उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा मैंने आपके लिए लाया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से 51A से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। भाग 4A में मौलिक कर्तव्य के बारे में कहा गया, जो कि रूस के संविधान से लाया गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है दोस्तों, है ना। अगर बात करो कि पावर सेवेज ट्रीटमेंट में क्या होता है, तो जल प्रदूषण होता है। दोस्तों आपके एग्जाम में पीएच मान से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं कि पीएच मान 11 होने का मतलब है कि विलिय बहुत क्षारीय होता है। 7 से अगर ज़्यादा होता है दोस्तों, इस तरह से आप फॉर्मेशन पढ़िएगा, 7 से अगर ज़्यादा होता है तो आपका क्या हो जाता है, क्षारीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है। और अगर 7 से कम तो अम्लीय होता है, जिसमें से मैं आपको बताया कि 7 से कम होने पे विलियन अम्लीय होता है, और 7 से अगर ज़्यादा होता है तो क्षारीय होता है ना दोस्तों। अगर बात किया जाए कि 7 विलियन या उदासीन की प्रक्रिया दर्शाता है, और जो कि पैमान जो कि 0 से 14 के बीच में रहता है। वहीं दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन के जो लेखक है सो 1951 में सलमान रुश्दी द्वारा मिडनाइट चिल्ड्रन को लिखा गया था। और मिडनाइट चिल्ड्रन से भी बहुत क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह से बुक एंड ऑथर से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि मीनाक्षी मंदिर किस शैली में बनाया गया है, तो मदुरई में स्थित मीनाक्षी मंदिर जो कि द्रविड़ शैली में, और आपके तमिलनाडु में दोस्तों आपके दक्षिण भारत से संबंधित जितने भी टेम्पल है, जैसे मीनाक्षी मंदिर हो जाएगा, रामेश्वरम मंदिर आ जाएगा,
अगर पूछो वेलुड़ मंदिर आ जाएगा। इन सभी मंदिर आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनेगा। बेसिकली आपको साउथ इंडिया का जो भी मंदिर है उनसे संबंधित उनका स्थापना, उसको स्थापना किसने किया और उसके मंदिर का नाम आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। 1970 में भारतीय महिला संघ की संस्थापक कौन थी? तो बेसिकली एनी बेसेंट जो कि भारतीय महिला संघ संस्थापक 1917 में हुआ था। बात करें कि एनी बेसेंट मार्गेट जो कि कजिन्स आनी की डोरदी, आनी जीना राजस्था और अन्य लोग जो कि 1917 में मद्रास से की आइडन में थे और इसकी स्थापना किया था। अगर मैं दोस्तों अगला क्वेश्चन की बात करूं कि नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2003, जो कि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था आरआरबी जेई में, और इस क्वेश्चन वहां से मैंने लाया क्योंकि करंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि करंट आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर है कि रिपोर्ट आने के बाद 9 मार्च 2010 को राज्यपाल ने इसे पारित किया और राज्यसभा ने पास करके लोकसभा को भेजा गया, लेकिन 15वीं लोकसभा या 18 मई 2014 जैसे ही भंग हुई, विधायक जो कि 3/5 हो गया, जो कि वर्तमान सरकार ने 18 सितंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 में मंजूरी दे दी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि आर्टिकल 251 किससे संबंधित है? अगर मैं बात करूं कि आर्टिकल 251 भारत के संविधान का एक अनुच्छेद है और यह भाग 11 में शामिल किया गया और संसद के द्वारा अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन बनाई गई गतिविधियां और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की व्यापकता असंगति का वर्णन करता है। बेसिकली 251 आर्टिकल आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनेगा। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम के लिए आर्टिकल से संबंधित आपके एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं बात करूँ आर्टिकल 14 तो विधि के समक्ष और समान संरक्षण के बारे में कहा गया है। आर्टिकल 15 में जाति धर्म के भेदभाव के अनुसार आप नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 16 में कहा गया लोक नियोजन में समानता। आर्टिकल 17 में कहा अस्पृश्यता का अंत होगा। आर्टिकल 18 में कहा उपाधियों का अंत होगा। आर्टिकल 19 में कहा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगा। आर्टिकल 20 में कहा गया है कि दोष सिद्धि से संरक्षण की जब तक हमें दोष सिद्ध ना हो जाए आप हमें दोषी नहीं डाल सकते हैं। आर्टिकल 21 में कहा गया है कि क्या क्या गया कि समान संरक्षण के बारे में बोल रखा है कि आर्टिकल 21 में जब तक ये हमारा 20 और 21 जब आपातकालीन हो जाता है ना उस समय आप इसको बंद नहीं कर सकते। बेसिकली आर्टिकल 21 जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बनता है ना दोस्तों, तो आपको आर्टिकल 21 पढ़ के जाना है और याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था? 1206 में, जो कि गौरी को हत्या करके गौरी की हत्या करने के बाद आने की कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर 1210 तक जो कि शासन किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो कि इल्तुतमिश शासन किया 1210 से 1236 के बीच। फिर 1236 से 1240 रजिया सुल्तान उन्हीं की बेटी हुआ। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया नहीं, शुरू करवाया, बाद में जाके इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के बनाए हुए कुतुब मीनार का जो कि पूरा करवाया था। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर जाके कुतुबुद्दीन ऐबक 1210 में यानी कि चौगन खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण से कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया था। फिर जाके दिल्ली सल्तनत जो कि यानी कि आपके दिल्ली सल्तनत का जो कि दूसरा शासक जो कि आपके इल्तुतमिश बना और उन्होंने सबसे पहले दिल्ली राजधानी लेके गया था। और दिल्ली सल्तनत से भी आपके एग्जाम में इल्तुतमिश से आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। बात करें 1206 में गौरी की मृत्यु हो गई। गौरी की हत्या के बाद तुर्क गुलाम या फिर ममलुक अरबी जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने सत्ता संभाली और दिल्ली का पहला सुल्तान बना था। अगला क्वेश्चन दोस्तों जूनियर हॉकी कोच कौन बने? बेसिकली पीआर सीरीज भारतीय जूनियर मेरा हॉकी टीम के नए हेड कोच बना है। नाटो समिट 2024 का कहाँ हुआ था? बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा कि जो नाटो शिखर सम्मेलन हमेशा नाटो सदस्य में आयोजित किया जाता है और इसकी अध्यक्षता नाटो महासचिव करते हैं। और पिछला नाटो शिखर सम्मेलन 2024 जो कि वाशिंगटन डीसी में आयोजित किया गया था और यह एक प्रकार से 75वीं वर्षगांठ जो कि मनाया गया था। दोस्तों आपको क्लास कैसा लगा? अगर आपको क्लास अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल के साथ आप जरूर जुड़े रहें। और दोस्तों मैं आपको कुछ क्वेश्चन आज के था और आने वाले कुछ क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर जो कि आपके जेई और आपके टेक्नीशियन ग्रेड 1 का पूछा गया था। दोस्तों बेसिकली आज का क्वेश्चन ज़्यादा मुझे मिला नहीं है ना। तो दोस्तों आप अपना ख्याल रखिएगा और बेफिक्र होकर मेहनत कीजिएगा। आने वाले आपके 29 और 30 तारीख के लिए बेस्ट एकदम एग्जाम तैयारी होगा, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। थैंक यू सो मच।